Hello everyone, my name is Aisha Reis and I'm again back with a lecture on parasitic adaptation of platyhelminths. This is a topic which is I found that it is one of the topic which is being asked most of the times in paper second, section A of the paper second, and I think it's important for you. So here I am with that topic. I hope this will cover all the sections, but if you think it is not sufficient for you, you may just consider, again I am saying that book, R.L. Putpal, so take reference from there as well. But I think this much is sufficient for you. So coming to the parasitic adaptation होता क्या है? प्लैटीहेल्मिन्थ्स जो होते हैं वो बेसिकली फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, ठीक है? क्या होते हैं? फ्लैट वॉर्म्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर अक्सर करके रिसाइड करते हैं, किसी भी होस्ट की बॉडी के अंदर, ठीक? Example of platyhelminths, many are there. There are many examples. Some of them are flatworms, जिसको हम क्या कहते हैं, टेप वॉर्म, ठीक है? ये भी एक तरह का प्लैटीहेल्मिन्थ्स है. प्लैटीहेल्मिन्थ्स में जो सिस्टम होता है ना वो बहुत डेवलप नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो ज़्यादातर पैरासिटिक बिहेवियर शो करते हैं. और पैरासिटिज्म में भी बहुत हद तक वो कैसे होते हैं? एंडोपैरासाइट होते हैं. व्हाट आर एंडोपैरासाइट्स? एंडोपैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच रिसाइड इनसाइड द बॉडी and take all the nutrients from the host. So basically उन्होंने जो पैरासिटिक लाइफस्टाइल अडेप्ट की उसके वजह से उनका जो क्या बोलते हैं, उनका जो लाइफस्टाइल है या फिर उनका अडेप्टेशन क्या क्या उन्होंने अडेप्ट किया, मतलब प्लैटीहेल्मिन्थ्स क्या होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर पैरासिटिक. सो पैरासिटिक अडेप्टेशन उनकी बॉडी में क्या क्या हो गई इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है. सो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, पेपर सेकेंड सेक्शन ए में देखने को मिला है. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज़ दैट इसमें हमें सबसे ज़्यादा वास्ट रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है. वास्ट रिप्रोडक्शन मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में वो लोग रिप्रोड्यूस करते हैं. वाई? बिकॉज सर्वाइवल के चांसेस बढ़ते हैं. रिप्रोडक्शन इज़ वेल डेवलप्ड एज द पैरासाइट लिव्स इन द हॉस्टाइल इन्वायरमेंट, इट इज़ सब डिवाइडेड एज. सो बेसिकली रिप्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का मकसद ये होता है कि आप जितना ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे उसमें से अगर मान लो कि 10 बच्चे होते हैं किसी एक प्लैटीहेल्मिन्थ के, मतलब जस्ट इन केस इफ़ देयर आर 10, सो मान लो कुछ भी आपदा आ गई उनके ऊपर, या फिर वो उनको सर्वाइवल करने का चांस नहीं मिला, या उनको इन्वायरमेंट सूटेबिलिटी नहीं मिली, या फिर अच्छी जगह में उनको, मतलब जिसका इन्वायरमेंट उनको चाहिए था सस्टेन करने के लिए अपनी लाइफ, वो नहीं मिल पाया, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा. हो सकता है दे ऑल में डाई. बट इफ़ देयर आर 10,000 ऑफ देम, जस्ट इमेजिन, सो अप्रॉक्सीमेटली 1 or 2 or 3 इन द रेयर केसेस, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन भी हो गई तो भी ऐसा होगा कि कुछ ना कुछ तो टिके रह जाएंगे, है ना? ऐसा नहीं होगा कि सब के सब एक साथ ही मर गए, या फिर कोई भी आपदा आई कुछ ना कुछ तो सर्वाइव कर जाएंगे. तो इसीलिए कुदरत ने ऐसा किया है, ये नेचर का ही नियम है कि जिनके अंदर सर्वाइवल के चांसेस अच्छे होते हैं उनके ऑफस्प्रिंग का नंबर जो होता है वो कम होता है, और जिनके ऑफस्प्रिंग के नंबर ज़्यादा होते हैं उसका यही बेसिकली मीनिंग होता है कि उनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत ही कम होते हैं. सो एट द एक्सट्रीम कंडीशंस ऑल्सो वहाँ पे ये चांस बन जाएगा कि कुछ तो सर्वाइव कर ही जाएंगे. सो बेसिकली वी आर स्टडिंग अबाउट दैट ओनली. सो वास्ट रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, किसमें देखने को मिलता है हमको? पैरासाइट्स में. पैरासाइट्स कौन से हैं? इस बार हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्लैटीहेल्मिन्थ्स के बारे में. तो प्लैटीहेल्मिन्थ्स के केस में ये होता है कि वास्ट रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है. एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ही एफिशिएंट होता है. कॉम्प्लेक्सिटी इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ग्रेजुअली इंक्रीजेस फ्रॉम फ्री लिविंग फॉर्म्स टू पैरासिटिक वंस. जो फ्री लिविंग फॉर्म्स होते हैं, जो फ्री लिविंग क्या होते हैं, जो आवारा की तरह घूमते रहते हैं, जैसे हमने यूग्रीन में पढ़ाया था तब हमने तुम्हें बताया था कि फ्री लिविंग होता है. तो फ्री लिविंग फॉर्म जो होते हैं वो आवारा घूमते रहते हैं, तो उनको इतना रिप्रोड्यूस करके और अपने आप को बचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. लेकिन जो पैरासिटिक वंस है वो क्या कर रहे हैं, वो ऑलरेडी किसी और के घर पे है ना, वो होस्ट की बॉडी में रिसाइड कर रहा है. उनको बाहर थोड़े टाइम के लिए बाहर रहने को मिल रहा है, मतलब होस्ट की बॉडी के बाहर रहने को मिल रहा है, उसके बाद उनको फिर से वापस होस्ट की बॉडी में जाना है. सो इट मे हैपन कि होस्ट का डिफेंस मैकेनिज्म उनको ख़त्म करने की कोशिश करे, तो उनको अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इंक्रीज़ करना पड़ता है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज़ करनी पड़ती है, बहुत ही अच्छा रखना पड़ता है ताकि वो फ्री लिविंग फॉर्म से ज़्यादा अच्छा सस्टेन कर सके. सो लार्ज नंबर ऑफ टेस्टिस होते हैं उनके पास, ओवरीज होती है, वाइट लाइन फॉकलिकल्स प्रेजेंट होते हैं इन द पैरासाइट्स. पैरासाइट्स के अंदर ये सारी चीज़ें अच्छी खासी प्रेजेंट होती है. क्या होती है? लार्ज नंबर ऑफ टेस्टिस काफ़ी सारी होती है, ओवरीज काफ़ी सारी होती है, वाइट लाइन फॉलिकल्स ढेर सारी देखने को मिलती है. और क्या होता है? इन सिस्टोड्स अबाउट 90% ऑफ द अवेलेबल स्पेस ऑफ द बॉडी इज ऑक्यूपाइड बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. जो सिस्टोड होती है, सिस्टोड इज अ क्लास ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थ्स, जिसमें तुम्हारा वो आता है, क्या कहते हैं उसको, टेप वॉर्म के बारे में बताया था.
तो वो सिस्टोड्स में नहीं आता। तो सिस्टोड्स में क्या होता है कि 90% जो बॉडी होती है किसकी, होस्ट की नहीं, टेपवर्म की, या फिर जो प्लैटिहेल्म में था उसकी जो 90% बॉडी होती है वो क्या होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही प्रेजेंट होता है। तुम सोचो किस हद तक उसमें रिप्रोडक्शन को इंपॉर्टेंस दी गई है कि 90% ऑफ द बॉडी इज जस्ट देयर फॉर रिप्रोडक्शन ओनली. So then after that there is hermaphroditism. hermaphroditism या फिर hermaphroditism या फिर hermaphroditism जो भी बोलना चाहो, hermaphrodite जो होते हैं बेसिकली ये वर्ड है, इसी से डिटिज्म बना है. तो hermaphrodite जो होते हैं उनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि उनके पास मेल और फीमेल, जब किसी बॉडी में मेल और फीमेल दोनों ही सॉरी अच्छा नहीं बन रहा है बट आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दैट. जस्ट अ मिनट, फिर से ट्राई करते हैं, इट माइट बिकम गुड. ओके, जब मेल और फीमेल ऑर्गन एक साथ ही होते हैं एक ही बॉडी में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, hermaphrodite. तो क्या होते हैं, ऑल ट्रीमाटोड्स एंड सिस्टोड्स आर, ट्रीमाटोड अगेन a class of platyhelminths. All trematodes and cystodes are hermaphrodite except few like Schistosoma. Schistosoma एक ऐसा है platyhelminth जो कि hermaphrodite नहीं होता, यानी कि उसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं. And the hermaphroditism is an adaptation advantageous to parasitic mode of life to overcome the search of mate. इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि कोई दूसरे किसी मेट को खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती. Likewise in humans we have to find our mates, we have to find a partner to reproduce, but they don't need any partner in order to reproduce. They can just reproduce by themselves because they are hermaphrodite in nature, having both the sex organs present in one body. So they don't need any mate, they don't have to search for anyone. So this is a good thing for those who have to reproduce in numerous amount, क्योंकि इनको वास्ट रिप्रोडक्शन करना है, इसके लिए इनकी बॉडी किस तरह से अडेप्टेड है. आफ्टर दैट क्या है, इन पैरासाइट्स बोथ द सेल्फ एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन अकर. अब ये नहीं है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेंगे तो क्रॉस नहीं कर सकता, हो सकता है उनको कोई और उनके साथ में कोई और ऑर्गेनिज्म है, मतलब ऑर्गेनिज्म इन द सेंस कि उन्हीं की स्पीशीज़ का, मान लो एक सिस्टोड है दूसरे साथ में एक और सिस्टोड है, तो हो सकता है वो क्रॉस फर्टिलाइज भी कर सकते हैं, एक दूसरे से भी फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, बट सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दैम, इसलिए उनको मीट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती. ऐसा नहीं है कि मीट्स के बिना वो मर ही जाएंगे, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है. Then after that, multiplication of reproductive organs. In cystode, the reproductive organs are much more elaborate and repeated in each proglottid. Proglottid क्या होता है, देखो बेसिकली क्या होता है, जैसे ये टेपोम है तो टेपोम का ये हेड वाला हिस्सा होता है, स्कॉलेक्स वगैरह यहाँ पे, ये हो गया तुम्हारा हेड वाला हिस्सा. हेड वाले हिस्से के बाद यहाँ पे जो ये ऐसे छोटे छोटे तुमने देखे होगे, डायग्राम देखा होगा, डायग्राम देखा है तो प्रैक्टिस करो उसकी. ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं प्रोग्लॉटिड. क्या होता है, प्रोग्लॉटिड. और जैसे जैसे मैच्योर होता है उसको बोलते हैं ग्लॉटिड. सो ये जो हर एक प्रोग्लॉटिड होता है उसके अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर मच मोर एलैबोरेट एंड रिपीटेड. हर एक प्रोग्लॉटिड में एलैबोरेट भी होता है और रिपीटेड भी होता है. हर बार हर प्रोग्लॉटिड में एक, मतलब एक नहीं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है. सो ईच मैच्योर प्रोग्लॉटिड प्रेजेंट्स, देखा हमने बताया था ना प्लेटफॉर्म टीनिया सोलियम के बारे में, जो कि टेपवर्म था. टीनिया सोलियम इज द टेपवर्म ना. So Taenia solium also two sets. Diphylidium is another genus of that species, of that particular platyhelminths. उसमें दो तुम्हें बताया गया है, एक टीनिया सोलियम के बारे में बताया है, दूसरा डाइफिलिडियम. टीनिया सोलियम में एक सेट प्रेजेंट होता है, लेकिन डाइफिलिडियम में दो सेट्स ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हर एक प्रोग्लॉटिड में प्रेजेंट होता है. दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिसिटी ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, क्योंकि मल्टीपल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही प्रोग्लॉटिड में present है. Proglottid is nothing but a segment of the body which has the which is repetitive in nature and is present in large number, and all the proglottid have the similar number of or the same composition of organs. Whatever the one is carrying, the second is carrying the same. So this is called multiplicity of the reproductive organs, and each gravid proglottid all other organs of the system degenerate to make room for the uterus, which is greatly enlarged and branched to accommodate large number of eggs. अब वहाँ पे एक बड़ा सा यूटरस भी होता है जो कि काफ़ी इनलार्ज भी होता है और ब्रांच होता है, उसके ब्रांचेस भी निकले होते हैं ताकि वो काफ़ी सारी एग्स को अपने अंदर रख सके, अकोमोडेट कर सके, ठीक है, एडजस्ट कर सके. सो लार्ज एग प्रोडक्शन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इफ़ देयर इज मतलब काफ़ी ज़्यादा अगर प्रोडक्शन होगा, काफ़ी ज़्यादा अगर उनके पास एग हैच हो गए या ऑफस्प्रिंग के लिए तुम ज़्यादा एग्स होंगे तो उनके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होंगे. In that same perspective, you can just learn this, that egg reproduction in helminth is astronomical. So the female Ascaris lumbricoids lays about 2 lakh eggs per day. The trematodes usually produce 1,000, 10,000, ठीक है. But
Cystodes produce very large number of eggs. देखो ट्रिमेटोड इज अनदर क्लास, सिस्टोड इज अनदर क्लास. जैसे कि सिस्टोड में आता है टीनियोसोलियम. टीनियोसोलियम क्या करता है, फ्यू थाउजेंड एक्स पर सेगमेंट वो प्रेजेंट करता है. लेकिन ट्रिमेटोड क्या कर रहे थे, ट्रिमेटोड सिर्फ 10,000 एक्स कर रहे थे. ऐसा नहीं है कि हर क्लास एक जितना ही एग प्रोड्यूस करेगी, हर किसी का अपना अपना एक पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग नंबर है. और इसको क्या बोलते थे यार, याद नहीं आ रहा, वो नंबर होता फिसेंटिटी बोलते थे आई थिंक. सो इट्स अबाउट दैट. सो कि हर किसी की कैरिंग कैपेसिटी अलग हो सकती है, हर किसी की हैचिंग कैपेसिटी अलग हो सकती है. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली इसको बता रहे हैं कि जो ट्रेमाटोड्स होते हैं वो यूजुअली क्या करते हैं 10,000 एक्स प्रोड्यूस करते हैं. बट सिस्टोड्स में ये केस होता है कि लार्ज नंबर ऑफ एक्स प्रोड्यूस होते हैं. क्यों? क्योंकि पर सेगमेंट यानी कि हर एक प्रोग्लॉटेड या ग्लॉटेड के अंदर से कितने निकलते हैं, फ्यू थाउजेंड एक्स. मतलब एक में से ही अगर 1,000 निकल रहा है तो उसमें कितनी सारी तो उसमें प्रोग्लॉटेड्स प्रेजेंट होते हैं. अगर मान लो कि 55 भी प्रेजेंट है तो 55,000 हो गए लगभग. So it's a huge number actually. The high production of egg is simply to reach the proper destination because a parasite has to face a number of hazards. अब तुम खुद सोचो, अगर वो पैरासाइट है तो उसको होस्ट के अंदर भी रहना पड़ेगा. जैसे हमने पहले भी बताया था कि अगर वो होस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में रिटेन कर रहा है खुद को, तो होस्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने सारे ग्लैंड्स हैं, कितनी सारी हार्मोन्स हैं, कितने सारे इंजाइम्स हैं जो वहाँ पर फंक्शन कर रहे हैं. सो इट माइट हैपन दैट दोज डाइजेस्टिव इंजाइम्स माइट अफेक्ट द सर्वाइवल रेट ऑफ द पैरासाइट. सो इसके लिए उसको बहुत ज़्यादा नंबर में एग्स को प्रोड्यूस करना पड़ता है, सो दैट टू मेंटेन अ गुड सर्वाइवल चांस. अब क्या होता है, लार्वल मल्टीप्लिकेशन. इन एडिशन टू लार्ज एग प्रोडक्शन के साथ साथ क्या होता है, मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एट लार्वल स्टेजेस इज पेक्यूलियर इन हेलमेंट्स. क्या होता है, ये तो हो ही रहा है प्लाटे एलिमेंट्स में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो ही रहा है जिसके लिए उनको हर्माफ्रोडाइट बनाया गया है. पर उनके इसके अलावा उनके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का भी चांस होता है, जो कि वो कब करते हैं, लार्वल स्टेज पे करते हैं. ईच स्पोरोसिस्ट, अब स्पोरोसिस्ट जो प्रोड्यूस होती है 5 to 8 रेडिया. रेडिया क्या है, इज़ अ टाइप ऑफ लार्वा. जब तुमने अभी बेसिक का प्रैक्टिकल किया होगा तो उसमें रेडिया लार्वा के बारे में पढ़ा होगा. रेडिया लार्वा, सर्केरिया लार्वा, दीज आर प्रोड्यूस. ठीक है, तो ईच स्पोरोसिस्ट, हर स्पोरोसिस्ट क्या करती है, 5 से 8 रेडिया लार्वा बनाती है, जिसमें से क्या बनते हैं, 14 से 20 सर्केरिया लार्वा बनते हैं. दिस इज़ जस्ट अ फॉर्म ऑफ लार्वा. पहले वो रेडिया बनता है, फिर वो सर्केरिया बनता है. ठीक है, तो पहले वो रेडिया 5 से 8 रेडिया लार्वा बना, फिर उसके बाद उसमें से 14 से 20 बन गए सर्केरिया लार्वा. फिर उसके बाद वो क्या बन गए, इन केस ऑफ सिस्टोड्स लार्वा मल्टीप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन सम फॉर्म्स. एग्जाम्पल, अ हाइड्रेटेड cyst developing from a single egg may contain thousands of solid cells. ठीक है, एक हाइड्रेटेड cyst है अगर, तो वो अगर एक सिंगल एग से बन रहा है तो उसके अंदर कई सारे स्कॉलिसिस बन सकते हैं. उसके अलावा क्या है, कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल. द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लाइफ साइकिल इन विच मोर होस्ट आर इन्वॉल्व helps depriving the maximum benefits from different hosts and in the proper distribution and dispersal of the parasite. जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होगी उतना ज़्यादा उसके लिए आसान हो जाएगा कि वो सर्वाइवल के चांसेस बढ़ा सकता है. ठीक है, उसको जितने ज़्यादा होस्ट मिलेंगे उतना ज़्यादा उसको बेनिफिट हो जाएगा. जैसे मान लो हम एक बार वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है, किसी लार्ज ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है, फिर एक किसी छोटे ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है, तो उसको वहाँ से भी न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने का मौका मिल गया, यहाँ से भी उसको न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने को मिल गया. या फिर हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में जाकर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, या दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाकर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मतलब प्रोसीड कर रहा है. तो हो सकता है ये चीज़ें उसके लिए, वो कह सकता है कि अक्सर यही होता है कि ज़्यादातर ये उसके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है. ठीक है, आई हैव अंडरस्टूड दिस. नाउ दूसरी थिंग ये है कि penetration gland, histolic glands, in order to penetrate the host parasites, have developed certain structures or glands. Example, the Miracidia larva, it's another larva, Cercaria larva, Radial larva, Miracidia larva. So Miracidia larva has a conical process at the anterior end called the apical papillae, and there are a pair of penetration glands inside the body near the anterior end, and these glands called the histolic glands secrete the histolic enzymes that help in dissolving the host tissue to penetrate into it. बेसिकली क्या होता है कि इसके जो मिरासीडिया लार्वा होता है, तो मिरासीडिया लार्वा में ये प्रेजेंट होता है कि एक ऊपर के साइड पे कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एपिकल पैपिली. एपिकल पैपिली क्या करता है, एक तरह का हार्मोन या कुछ ना कुछ सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से ये होता है कि जो हिस्टोलिटिक ग्लैंड्स हैं, ठीक है, इस तरह के मतलब एपिकल पैपिली में ये प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर हिस्टोलिटिक ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. अब ये हिस्टोलिटिक ग्लैंड्स क्या करते हैं, हिस्टोलिटिक एंजाइम सिक्रीट करते हैं. अब हिस्टोलिटिक का मतलब क्या हुआ, हिस्टो मतलब होता है टिश्यू. ठीक है, हिस्टो मतलब क्या होता है, टिश्यू. लिटिक मतलब होता है तोड़ना. तो टिश्यू को तोड़ने वाले या टिश्यू ब्रेकिंग एंजाइम्स कौन सिक्रीट करता है, एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होने वाला एपिकल पेपिले के अंदर का हिस्टोलिटिक ग्लैंड सिक्रीट करता है.
ऐसे एंजाइम जब सिक्रीट होते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं किसको, होस्ट के टिश्यू को, जिसके अंदर तुम्हें पेनिट्रेट करना है उसके टिश्यू को डिज़ोल्व करने की ज़रूरत है। अगर मान लो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म, छोटे ऑर्गेनिज्म को रिसाइड करना है, रहना है, तो वो क्या करेगा, उसके जो पहले से बने हुए टिश्यूज़ हैं उनको गलाएगा, तोड़ेगा, उसके बाद अपनी जगह बनाएगा, वहाँ जाके रहेगा। तो यही बेसिकली ये काम कर रहा है। अडल्ट फॉर्म लैक दिस पेनिट्रेशन ग्लैंड एक्सेप्ट हुकवर्म्स, एंकाइलोस्टोमा। हुकवर्म्स जो होते हैं उनके अंदर ये वाली कैपेसिटी अडल्ट के स्टेज में भी रहती है, लेकिन बाकी सारे अडल्ट फॉर्म जो होते हैं उनके अंदर ये पेनिट्रेशन करने की पावर खत्म हो जाती है। विच पजेसेस दीज ग्लैंड्स इन बकल रीजन whose secretion has एंटी कोगुलेटिंग एंड एंटी हिस्टोलिटिक एक्शन। इनकी जो सिक्रेशन होती है उसमें एंटी कोगुलेटिंग मतलब कि ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देती है। जो हमारा बॉडी में ब्लड होता है, आई एम टेलिंग यू अबाउट हमारा, बट यू कैन टेक इट एज एनी ऑर्गेनिज्म in which the parasite is residing. So coagulation, एंटी कोगुलेशन ये होता है कि जो ब्लड है अगर तुम उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रख दो तो वो क्या होने लगता है, थपके थपके जैसा जमने लगता है ना, तो उसको बोलते हैं कोगुलेशन, कोगुलेट कर गया, जम जाता है ब्लड। लेकिन ये क्या करता है, एडल्ट फॉर्म एंकाइलोस्टोमा हुकवर्म जिसका नाम है, ये एडल्ट स्टेज में भी उतना ही कैपेबल होता है जितना ये लार्वल स्टेज में होता है। तो उस दोनों स्टेजेस में इसके पास ये ताकत होती है कि ये एंटी कोगुलेटिंग एजेंट को और हिस्टोलिटिक एक्शन दोनों इसकी सिक्रेशन से हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो ज़्यादा पिघल, मतलब अपनी लिक्विड फॉर्मेट में ही रहता है, मतलब जिस स्टेट में वो रहना चाहिए उसी एंटी कोगुलेटिंग स्टेट में रहता है जहाँ वो कोगुलेट नहीं करता है, और साथ ही साथ उसके पास हिस्टोलिटिक एक्शन भी हो रहा होता है तो वो टिश्यूज़ को भी डिसॉल्व कर देता है। इसके अलावा क्या होता है, सिस्टोजीनस ग्लैंड। क्या होता है, इन मोस्ट सर्केरियल लावा A large number of dark और brown cystogenous glands are found beneath the cuticle. Cuticle के नीचे छोटी छोटी cystogenous glands पाई जाती हैं. These glands help in secreting a protective cyst. Cyst क्या होती है? Cyst is nothing but a case. कहीं भी तुम्हें cyst word समझ में आए तो तुम समझो कि वो क्या करने के लिए, सेव करने के लिए केस बना रहा है अपने ऊपर, इंसिस्टमेंट कर रहा है. सो अराउंड द सर्केरिया ट्रांसफॉर्मिंग इनटू मेटासर्केरिया. मेटासर्केरिया बनाने के लिए उसको क्या करते हैं हम, सर्केरिया के ऊपर एक सिस्ट का सिक्रेशन होता है, सिस्ट सर्केरिया होती है, ठीक है. तो सर्केरिया लार्वा हुआ, इसके ऊपर क्या बन गई, एक सिस्ट बन गई. नाउ दिस इज कॉल्ड मेटासर्केरिया. दैट्स इट. तो मेटासर्केरिया, दिस सिस्ट हेल्प्स मेटासर्केरिया टू ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशंस एंड प्रोटेक्ट देम टिल दे आर फाइनली ईटन अप बाय देयर प्रॉपर होस्ट. उनको तब तक वो बचा के रखती है जब तक कि उसको कोई प्रॉपर होस्ट आके खा नहीं लेता. फिर उस होस्ट के अंदर जाएगा जब वो, तो फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ उसकी सिस्ट रिएक्ट करेगी और जहाँ पे उसकी सिस्ट डिसॉल्व हो जाएगी और फिर वहाँ पे वो पेनिट्रेट करने वाला एक्शन अपना शुरू कर देगा. ये तो हो गई उसकी मॉर्फोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल या फिर रिप्रोडक्टिव जो थी वो उसके बारे में, उसने कैसे अडेप्ट किया. फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस जो हैं वो ये हैं कि वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स. अब प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पैरासाइट्स live within the body of the host and hence have to protect themselves from various substances produced by the host. अब क्योंकि वो किसी और की बॉडी में रह रहा है, कई सारे डाइजेस्टिव सब्सटेंसेस और एंजाइम्स वगैरह प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसको अपने खुद को बचाने के लिए कई सारी ऐसी चीज़ें सिक्रेट करनी पड़ेगी, जैसे म्यूकस टाइप की चीज़ें, जिससे कि उसको बचत हो सके, मतलब वो बच सके, खुद को बचा सके किसी के अंदर रहने पर भी. सो हम यहाँ पे थे, सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय द होस्ट. एग्जाम्पल, द पैरासाइट्स लिविंग इन द एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल यानी कि वही जो गट वाला रीजन हो गया, वहाँ पे ज़्यादा ही डाइजेस्टिव एंजाइम्स देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है. इतना पावरफुल एंजाइम्स होते हैं कि वो काफ़ी चीज़ों को ब्रेक कर सकते हैं. सो द पैरासाइट हैज़ टू अडेप्ट इटसेल्फ फ्रॉम द अकॉर्डिंगली, ठीक है. सो व्हाट हैपेंस इज कि वो एलिमेंट्री कैनाल के जो होस्ट होता है उसके एलिमेंट्री कैनाल के अकॉर्डिंगली अपने अंदर से भी प्रोटेक्टिव जूसेस या प्रोटेक्टिव सिक्रीशन सिक्रीट करता है. तो टेपवर्म क्या करता है, स्टिमुलेट द वॉल ऑफ द गट टू प्रोड्यूस म्यूकस. अब वो क्या करता है, जिस होस्ट में वो होता है उसी से कहता है कि इस तरह से हरकत करता है कि उसकी जो वॉल है वो खुद ही म्यूकस प्रोड्यूस करने लगे, जिससे उसके ऊपर म्यूकस की कवरिंग हो जाए, विच फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव क्लोथिंग अराउंड द पैरासाइट. फिर क्या है, दूसरा काम क्या करता है, बाय सिक्रेटिंग एंटी एंजाइम्स. अब वो एंटी एंजाइम्स भी सिक्रेट करेगा, जैसे मान लो कि कोई पेप्सिन वगैरह हो गया, वो सिक्रेट हो रहा है, उनके अगेंस्ट में उसने एंटी एंजाइम सिक्रेट कर दी, जिसकी वजह से वो न्यूट्रलाइज हो गया. अब न्यूट्रलाइज हो गया अगर डाइजेस्टिव एंजाइम, तो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा. सो दिस इज हाउ, in order to protect themselves from being digested by host digestive system, parasite produce some substances which inactivate the host digestive system. उसकी एंजाइम को जिस होस्ट में वो रिसाइड कर रहा है, मान लो टेपवर्म अगर मेरी बॉडी में रिसाइड कर रहा है, तो वो क्या करेगा, टेपवर्म पहले तो अपने ऊपर म्यूकस सिक्रेट करवा लेगा, मेरे गट से ही स्टिमुलेट करेगा मेरे गट को और अपने ऊपर म्यूकस सिक्रेट करवाएगा. दूसरा काम ये करेगा कि वो जो मेरे एंजाइम सिक्रेट हो रहे हैं, यानी कि मान लो पेप्सिन सिक्रेट हो रहा है, तो उसके खिलाफ वो एक एंटी एंजाइम बनाने लगेगा. एंटी एंजाइम क्या करेगा, उस पेप्सिन को या उस डाइजेस्टिव एंजाइम को पर्टिकुलरली वो कर देगा, क्या कहते हैं उसको,
न्यूट्रलाइज कर देगा। अब न्यूट्रलाइज कर दिया तो अब उससे क्या हो गया, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो इनएक्टिवेट हो गए। और ग्रीन एक साइंटिस्ट है, ग्रीन एक कलर नहीं है, ग्रीन इन 1957 रिपोर्टेड द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन इनहिबिटर्स इन द बॉडी वॉल ऑफ एस्कैरिस। देखो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन को तो वो रोक ही दे रहा है। कौन रोक रहा है? एस्कैरिस। एस्कैरिस इज अनदर ऑर्गेनिज्म, टेपवर्म इज अनदर वन। टेपवर्म सिस्टोड्स में आता है, एस्कैरिस एस्केल्मेंथिस में आता है, एस्केल्मेंथ्स में। और साथ ही साथ एस्कैरिस में क्या होता है कि एस्कैरिस थोड़ा सा तुमको पढ़ना भी पड़ेगा, मेल और फीमेल का जो डाइमॉर्फिज्म है वो तुम्हें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, उस पर क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा क्या है कि पैरासाइट्स कंटिन्यूसली रिन्यू देयर प्रोटेक्टिव बॉडी कवरिंग दैट इज टेगुमेंट। लाइम सेल्स इन द बॉडी वॉल ऑफ टेपवर्म न्यूट्रलाइज द एसिड प्रोड्यूस्ड बाय द होस्ट। जो पैरासाइट्स होते हैं वो कंटिन्यूसली रिन्यू करते रहते हैं अपनी प्रोटेक्टिव बॉडी कवरिंग को, और जो लाइम सेल्स प्रेजेंट होती है बॉडी में वो क्या करती हैं, न्यूट्रलाइज करती हैं एसिड जो कि होस्ट प्रोड्यूस करता रहता है। उसके अलावा क्या है, पैरासाइट पॉसेस अ हाई रेंज ऑफ पीएच टॉलरेंस। उसके पास पीएच टॉलरेंस का हाई रेंज होता है 4 to 11 विच इज़ एक्सट्रीम, ठीक है, ये बहुत एक्सट्रीम है क्योंकि 7th इज़ न्यूट्रल, 4th इज़ क्वाइट एसिडिक, एक्सट्रीमली एसिडिक विच इज़ आई मीन काफ़ी है यार, उसमें तो काफ़ी ज़्यादा डाइजेस्टेड हो सकता है, वो बहुत अच्छी खासी रेंज है जिसमें वो सर्वाइव कर रहा है। और 11 इट्स हाईली बेसिक, 4 से लेके 11 तक की पीएच यानी कि 4 to 11 की जो पीएच है उसको वो टॉलरेट करने के लिए सक्षम होता है। देन अदर थिंग इज दैट कि ब्लड पैरासाइट्स आर नोन टू विथस्टैंड द इफेक्ट ऑफ एंटीबॉडीज एंड फैगोसाइट्स बाय सम मैकेनिज्म। अब ब्लड पैरासाइट जो होते हैं जिनको ब्लड में रिसाइड करते हैं उनके अंदर तो ये भी कैपेसिटी होती है कि वो एंटीबॉडीज़ और फैगोसाइट्स दोनों को ही विथस्टैंड कर सकते हैं, मतलब झेल सकते हैं। विथस्टैंड करना मतलब झेलना, वो उन दोनों को भी झेल सकते हैं कुछ एक्सटेंट तक। आफ्टर दैट वी हैव न्यूट्रिशन। और टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दे अडेप्ट। तो पैरासिटिक अडेप्टेशन में उनका जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होता है वो पूरी तरह से फुलफिल किया जाता है होस्ट के थ्रू, क्योंकि वो ऑलरेडी एक होस्ट के गट या एलिमेंट्री कैनाल में रह रहे हैं, तो होस्ट के अंदर या अगर वो ब्लड में भी रह रहे हैं तो इन ऑल दीज केसेस जो उनको मतलब एक न्यूट्रिशन चाहिए वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड फॉर्म में उनके पास अवेलेबल है, तो दे डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा ऑर्गन्स टू डाइजेस्ट द फूड। सो उनको बहुत ज़्यादा, इसीलिए उनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, इसीलिए ट्रीमाटोड्स और न्यूमाटोड्स विच पोजेस एन एलिमेंट्री कैनाल दो reduced feed on both the digestive and semi digestive food। बेसिकली उनके पास बहुत ही डाइजेस्टेड फूड जाता है तो उनके पास एक थोड़ी बहुत एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है, ज़्यादा अच्छी नहीं होती पर थोड़ी बहुत होती है, तो उनके पास या तो डाइजेस्टेड जाता है या सेमी डाइजेस्टेड जाता है, पर उनके पास एलिमेंट्री कैनाल है तो वो थोड़ा बहुत डाइजेस्ट को कर भी सकते हैं, तो वो वैसा फूड इनटेक करते हैं। इसके अलावा जो सिस्टोड्स होती हैं, सिस्टोड्स की तो केस ही अलग है कि टेपवर्म जो ऐसी जगह रह रहा है इंटेस्टाइन वगैरह में, तो वो क्या करता है, उसकी तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल ही एब्सेंट होती है क्योंकि उसको चाहिए ही नहीं। द टेपवर्म डजंट नीड एनी एलिमेंट्री कैनाल बिकॉज वो पूरी इस तरह से डिसाइड कर रहा है ना, क्योंकि उसको हमेशा डाइजेस्टेड फूड ही मिल रहा है, तो उसको ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की डाइजेस्ट करने के लिए। जब तुम्हें डायरेक्टली तुम्हारे ब्लड में ही कोई ग्लूकोज डाल दे तो तुम्हें क्या ज़रूरत है मुँह की और फालतू में एलिमेंट्री कैनाल की। तो इससे ही केस है उनके साथ, उनको डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत नहीं है तो उन्होंने हटा दिया अपनी बॉडी, मतलब पूरी तरह से एलिमिनेटेड है। अब ये भी कह सकते हो एलिमिनेटेड है, या फिर ये भी कह सकते हो कि कुदरत ने उनको ऐसा ही बनाया है उनके खाने पीने के हिसाब से, जो तुम्हें ठीक लगे। माइक्रोट्राइक्स, अब ये माइक्रोट्राइक्स क्या होते हैं, माइक्रोट्राइक्स क्या होते हैं, टेग्यूमेंट होते हैं एक्सेट्रा, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ट्राइक इज नथिंग बट अ वर्ड विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ट्राइकोम। ट्राइकोम मीन्स हेयर, कुछ हेयर जैसा स्ट्रक्चर, माइक्रो मतलब छोटे छोटे बाल जैसा स्ट्रक्चर उनके पास प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करता है, टेग्यूमेंट में प्रेजेंट होता है। टेग्यूमेंट इज नथिंग बट द बॉडी कवरिंग, तो बॉडी की जो कवरिंग होती है उसको टेग्यूमेंट बोलते हैं। टेग्यूमेंट में माइक्रोट्राइक प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जैसे हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, सेम इन दैट सेम वे यहाँ पे भी माइक्रोट्राइक्स प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेशन और एनारोबियोसिस, अब क्योंकि वो पीएच टॉलरेट करते हैं फ्रॉम 4 to 11, द इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स लिव इन एन एनवायरमेंट कम्प्लीटली डिवॉइड ऑफ फ्री ऑक्सीजन, क्योंकि इंटेस्टाइन में कोई भी फ्री ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है। सो द रेस्पिरेशन इज ऑफ एनारोबिक टाइप कंसिस्टिंग ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द फूड स्टफ्स। अब वो क्या करते हैं, फूड स्टफ जो हमने क्या मतलब जो भी होस्ट है जब वो अपने अंदर फूड स्टफ कुछ भी ले रहा होता है तो उसी से वो एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने लिए ऑक्सीजन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लाइकोजन विच glucose is broken down into lactic acid. I've already told you or taught you about this thing that glucose is broken down into lactic acid when the fermentation of glycogen takes place. So that's how they take the nutrition. Osmoregulation कैसे होता है इनकी बॉडी में, osmotic pressure of the body fluids of endoparasites especially in case of trematodes is almost as same as that of the host, so there is no necessity of osmoregulation क्योंकि उनकी बॉडी होस्ट के साथ इतनी अडाप्ट कर जाती है कि उनको वो एकदम आइसोटोनिक हो जाता है। ठीक है, आइसोटोनिक समझते हो ना, जो एक हाइपरटोनिक होता है, मान लो हाइपरटोनिक इन द सेंस कि ये नॉर्मल है,
ठीक है। अगर ये नॉर्मल है तो इससे अगर तुम साल्ट की कंसनट्रेशन किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ा दो, ठीक है, बहुत एक्सेस में कर दो, तो ये होता है हाइपरटोनिक। ये अगर तुम इससे, मान लो ये ब्लड है, तुम्हें तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, तो ब्लड है और ये उसकी बॉडी है, अगर इस बॉडी में बहुत ज़्यादा ही साल्ट प्रेजेंट होता तो ये कैसा होता, हाइपरटोनिक होता। और हाइपरटोनिक होता तो फिर बहुत ज़्यादा सल्यूट इसके अंदर घुसने की कोशिश करता, सल्यूट कह रहा, सोल्यूशन इसमें से जाने की, पानी उसमें जाने की कोशिश करता।